रही थी कि घर के राशन पानी सब खत्म हो गए हैं, तो आप मुझे ना 20,000 रुपए दे दीजिए। घर का राशन पानी सब लाना है। 20,000? अभी कुछ समय पहले ही तो घर का राशन सारा मैंने भरवाया था। इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? और वो भी 20,000? अरे तुम तो जानती हो यार, मेरी तनख्वाह ही 40,000 है। अब उसमें ही अगर 20,000 इस तरीके से तुम्हें खाली राशन के नाम पर देता रहूंगा तो बाकी घर का खर्चा और बाकी सब कुछ कैसे मैनेज होगा? हाँ वाह जी वाह, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारा घर का राशन पानी सब मैं अकेले ही खा जाती हूँ। एक आपका वो बेरोजगार निठल्ला भाई है, एक उसकी बीवी है नाकारा, और आपके अम्मा बाबूजी और आपके 2 बच्चे, ये सब इन लोगों के लिए भी राशन पानी लगता है। मैं अकेले नहीं खा जाती हूँ जो आप मुझे इतना सुनाते रहते हैं। अरे अपने शौक की तो कोई चीज मैं ले नहीं पाती हूँ। गहना वहना पहने मुझे वर्षों हो गया, और अब तो देखते देखते सोने का दाम भी इतना चढ़ गया कि मैं अब अपने लिए कोई गहना नहीं बना सकती। आपकी कमाई में मैंने सिर्फ बुरे दिन ही देखे हैं, कभी अच्छा दिन नहीं देख पाई मैं। 40,000 रुपए तनख्वाह वाले आदमी देखकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवाई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर ये आदमी सिर्फ दूसरों का ही खर्चा चलाएगा। मेरी जिंदगी तो पूरी अभाव में ही बीती है ना। अच्छा ठीक है, बस समझ गया मैं तुम्हें 10,000 अभी दे दूंगा। आधा राशन भरवाओ आज जो जरूरी हो, बाकी वाला मैं बाद में देखता हूँ, कहीं से उधार पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ, यही चिंदी चोरी वाला काम करवाओ मुझसे। आधा आधा राशन लेके आओ, मेरे पास और तो कोई काम है नहीं घर में। अरे तुम्हारा भाई और उसकी बीवी तो सिर्फ बैठ कर खाते हैं, काम तो मुझे करना रहता है ना। और काम भी ना करूँ मैं, जाऊँ 2 दिन में राशन भरवाती फिरूँ मैं। ये नहीं कि इकट्ठा पैसे दे दे मैं इकट्ठा राशन भरवा लूँ। और यहाँ तो घर में मुझे रोज बैठे रहना रहता है ना, जो मुझे तरह तरह का काम बताते रहते हो तुम। अरे भगवान, कुछ बोलने से पहले जरा सोच भी लिया करो कि क्या बोल रही हो। वो देखो नई दुल्हन आई थी, पता नहीं क्या तुम्हारी उल्टी सीधी बकवास सुनकर जाने लगी। अरे दुल्हन, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रही हो? क्या बात है? कुछ कहने आई थी? नहीं भैया, वो जरा सी खांसी आ रही थी और थोड़ा बुखार भी महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि आज वो वही जो पास वाले डॉक्टर है ना उन्हीं को दिखाकर दवा ले आऊं। बहुत बुखार सा महसूस हो रहा था भैया, तो बस वही कहने आई थी कि अगर हाँ हाँ, हो सके तो मेरे पति की लॉटरी निकली हुई है ना, पैसे बांटते फिर रहे हैं, सबको भंडारा लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ नहीं तो अपने पति से क्यों नहीं कहती कि वो कुछ करे? हाँ, यहाँ बेकार में हम लोगों के सर पर बैठ कर खाती रहती हो। जरा से भी तुम्हारे अंदर कोई गैरियत नाम की चीज नहीं है। आ गई जेब से मुंह उठाकर पैसा मांगने। अच्छा बस बहुत हो गया, जाओ तुम अंदर अपना काम करो जाकर। यहाँ फालतू में खड़ी रहकर और बेकार की बकवास की बातें मत करो, समझी? अच्छा, मैं पैसे मांगू तो वो बेकार की बात है, और अगर ये पैसे मांगे तो वो काम की बात है। मुझे तो अब शंका हो रही है, कहीं इसने अपने रूप के जाल में आपको फंसा तो नहीं लिया कि आप इसको पैसा देने के लिए इतना मरे जा रहे हैं, अपनी बीवी को भगा रहे हैं इससे अकेले में बात करने के लिए। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। अब मुझे आप पर नजर रखनी पड़ेगी, अब सब समझ रही हूँ मैं। इसीलिए तो जेठ के आगे मुंह खोलकर घूमती रहती है ये, इसका यही सब प्लान है। बेरोजगार से इसके माँ बाप ने इसकी शादी जो करवाई है, तो ऐसे ही तो दूसरे के पतियों को फांस फांस कर उनसे पैसे लूटेगी। हे खबरदार, क्या बोल रही हो अनाप शनाप? अपनी जुबान में तुम्हारी लगाम नहीं है? जो मुंह में आया है बकती जा रही हो। अरे औरतों के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाता, वरना जितनी गंदी बात तुमने की है ना, तुम्हें 2 थप्पड़ मारने वाला है आज के बाद में। दुष्ट कहीं की। अरे इतना तो समझना चाहिए, मुंह से क्या निकाल रही हो? तुम रिश्ते नाते ना समझती होगी, मैं समझता हूँ। छोटे भाई की पत्नी मतलब अपने लिए बेटी समान होती है, समझी तुम? ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। पहले कम से कम सोच तो लिया करो, कुछ भी बोलने से पहले जो मुंह में आता है बक देती हो। अरे स्वाति बच्ची, अरे जाओ, भगा दिया ना उस बेचारी को। अरे मेरे लिए बेटी समान है वो, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो, जरा सा सोचती भी नहीं हो कि किसी को कैसा लगेगा। बेचारी बच्ची। अरे अगर आज उसकी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तब भी क्या उसके साथ यही करती? मानता हूं मेरा भाई बेरोजगार है, पर इसमें उसकी क्या गलती है? इस घर में बहू बनकर आई है, क्या इस घर के किसी भी चीज पर उसका जरा सा भी अधिकार नहीं है? दिन रात उस बेचारी को काम में लगा कर रखती हो तुम, अपना दिन रात बैठी उठी आराम करती रहती हो, उससे ही सारा काम लेती हो। अरे जितना काम वो इस घर में करती है ना, कहीं और करे ना तो उसे अपने भर का खर्चा उसका आराम से निकल आए। और तुम उसे आराम से इस घर में सांस तक नहीं लेने देती, और हरदम किसी न किसी बात के ताने मारती रहती हो। अरे क्यों करती हो ऐसा? अरे आज उसके बुरे दिन है, कल हो सकता है सबके दिन बदलते हैं, उसके भी बदल जाए। इतना खराब व्यवहार मत करो किसी के साथ कि एक दिन जब उसका अच्छा दिन आए तो तुम्हारे द्वारा किया गया व्यवहार सोचकर तुमसे नफरत करे वो। बस करो, दूसरों को बड़ा नैतिक ज्ञान बांट रहे हो। अपनी बीवी के प्रति तुम्हारा क्या फर्ज है, कभी तुमने सोचा है? अरे तुम्हारी 40,000 की तनख्वाह देखकर मेरे बाप ने मेरी शादी तुमसे कराई थी। ये नहीं सोचा था कि जिंदगी भर मैं भीख मांगती रहूंगी। तब तुम्हें समझ में आता है क्या बीवी के प्रति
सिखाने, अपना तो आया नहीं आज तक जिंदगी भर फर्ज निभाने, मुझे सिखाएंगे, बड़े आए हैं। सुबह सुबह काम पर जा रहा था, बेचारी बच्ची स्वाति आई थी पैसे मांगने दवाई के लिए, वो भी उसे न दे सका। ये ज्योति है ना, इतना क्लेश करती है, इतना क्लेश करती है, मैं करूँ ही क्या। अब अगर जाऊंगा अभी उसे पैसे देने तो फिर से क्लेश करेगी। इससे अच्छा है माँ से मिलकर उन्हीं से कह देता हूँ। अरे बेटा, अभी तो गया नहीं अपने ऑफिस, आज यही है क्या? अरे 9 बजने को आ रहा है, सरकारी काम है तेरा, इस तरीके से लेट लतीफी करना अच्छी बात नहीं है। कहीं कोई बड़े अधिकारी आ गए ना तो उल्टा सीधा बेकार में तेरे लिए हो जाएगी दिक्कत। अरे माँ, क्या ही ऑफिस जाऊं, क्या ही क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। इस घर में क्लेश ही इतना होता रहता है। खैर वो सब छोड़ो माँ। माँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। माँ वो क्या है ना कि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है, वो आई थी जरा दवाई के लिए पैसे मांगने। और आप तो ज्योति को जानती ही हो ना, ज्योति ने बेकार में ही इतना क्लेश कर दिया, बेचारी वैसे ही चली गई। कह रही थी उसे बुखार है और खांसी भी आ रही है। तो माँ मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप जरा स्वाति को देख लेना, उसे दवाई वाई के लिए भेज देना। बेचारी बच्ची दिन रात घर में खटती रहती है और तब पर भी उसकी दवाई तक के पैसे कोई देने वाला नहीं है। अरे बेटा अजय, मैं क्या ही कहूँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मंदिर मंदिर जाकर भगवान के हाथ पांव जोड़ती हूँ कि मेरे पंकज को भी कोई अच्छी नौकरी दिला दे। 4-6 महीने हो गए हैं इस तरह से बेकार घर में पड़ा हुआ है। जिस कंपनी में वो काम करता था, आज को अगर वो कंपनी बंद ना होती तो कम से कम एक प्राइवेट जॉब ही सही उसके हाथ लगी होती। मैं तो भगवान के हाथ पांव जोड़ती हूँ कि सरकारी ना सही तो उसे कोई दूसरी प्राइवेट जॉब ही दिला दे, कम से कम उसका परिवार तो चल सके। बेचारी स्वाति कब तक यूं इस तरह से लोगों के ताने खाती रहेगी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ बेटा। अरे अपने आप को 100 बार मारती है वो, तब किसी के आगे हाथ फैला पाती है। उसके हालात कितने बुरे हैं ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मन की बहुत अच्छी है वो, पर कर्म की हीन है बेचारी। अरे माँ अब चाहे जो भी हो, उसके घर वालों ने उसकी शादी इस घर में ये सोचकर थोड़े ना कराई थी कि वो सिर्फ पंकज के भरोसे ही रहेगी। उन्होंने हमें भी देखा था, संयुक्त परिवार में इसकी शादी कराई थी। जब तक पंकज जॉब कर रहा था तब तक भी तो स्वाति ने हम सबकी कितनी सेवा की थी, कितनी देखभाल की थी। तो आज उसके ऊपर अगर बुरा दिन आया है तो क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए। माँ ज्योति से तो मैं कोई उम्मीद कर नहीं सकता, पर मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज देता हूँ, आप ना उसको दे देना, वो अपनी कम से कम दवाई करवा ले। ठीक है बेटा। बेचारी स्वाति, उसके माँ बाप ने भी एक प्राइवेट जॉब वाला लड़का देखकर उससे उसकी शादी करवाई थी। किसी ने क्या सोचा था कि आगे भविष्य ऐसा होगा। वो कंपनी ही बंद हो गई जिसमें पंकज जॉब करता था, और पंकज 6 महीने से बेरोजगार हो गया और 6 महीने से घर में पड़ा हुआ है। और अभी सिर्फ 6 महीना ही बीता है कि ज्योति ने स्वाति के ऊपर पूरी तरह से जुल्म करना शुरू कर दिया। स्वाति बेचारी कुछ बोलती नहीं क्योंकि उसके हालात खराब है। जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट रही है वो, बस जैसे जी रही है ना, मैं ही जानती हूँ उसे। अरे अरे यार बहुत परेशान हूँ। बस 10-15 हजार की भी कोई नौकरी होगी ना चलेगी। अरे चौकीदार की हो, गार्ड की हो, कैसी भी हो, बस घर चलाने वाली होनी चाहिए। यार क्या है ना कि तुम्हारी भाभी है घर में, तुम तो समझ सकते हो। बस कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि छोटी मोटी ही सही कोई नौकरी मिल जाए। भाई बहुत परेशान हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। रखता हूँ, फिर कुछ होगा भाई तो जरूर बताना। अरे स्वाति क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा क्या, क्या हुआ स्वाति? पता नहीं क्यों भगवान हमारी कब सुनेंगे, क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपका सपना था एक अच्छी सरकारी नौकरी करने का, पर आपने अपने सपने को छोड़ दिया। गार्ड तक की नौकरी करने को आप तैयार हैं, सब कुछ मेरी वजह से ना। मैं जब से आपकी जिंदगी में शामिल हुई, मैं आपको कोई खुशी नहीं दे पाई ना। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों कह रही हो तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हारा खर्चा उठाना मेरा फर्ज है। तो अगर तुम्हारा खर्च नहीं उठा पा रहा हूं तो इसमें कमी मेरी है ना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो खुद को, और तुम रो क्यों रही हो? मानता हूं कि सरकारी नौकरी का सपना था मेरा, पर अगर तुम पूछोगी तो भारत देश में अधिकतर लड़कों का यही सपना होता है। पर जाने दो, कई लड़के अपना सपना छोड़ देते हैं,
समझ लो सिर्फ 25% ही लड़के ऐसे होते होंगे जिनका ये सपना पूरा होता होगा। बाकी हर कोई परिवार के और जिम्मेदारियों के बोझ तले आके ना अपने इस सपने को भूल ही जाता है। मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ, मैं भी भूल गया। तुम चिंता मत करो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा और अपने परिवार का खर्चा उठा सकूं, बड़े भैया के खर्चे में थोड़ी मदद कर सकूं। अब इसके लिए मैं अगर सरकारी नौकरी का सपना देखूंगा तो मेरा ये सपना कैसे पूरा होगा, है ना? इसलिए मैंने अपने इस सपने को छोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर, तुम्हारी है। मैं अपने सपने को जीने के लिए मैं अब आजाद नहीं हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो मुझे जिम्मेदार बनाया है यार, वरना पता नहीं कब तक मैं अपने इस झूठे सपने के पीछे भागता रहता और अंत में जब कुछ करने की सोचता ना तब तक बहुत देर हो जाती। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में दुखों की वजह भी मैं ही हूँ। तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाना मेरा फर्ज है, पर मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हें भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा है। नई शादीशुदा लड़कियों के क्या क्या सपने होते हैं, और मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। दुख तो मुझे बस इस बात का है, नौकरी की तलाश में भटकते भटकते मैं ना तो तुम्हें कोई खुशी दे पा रहा हूँ, ना ही पैसे ही दे पा रहा हूँ जिससे तुम कम से कम अपना शौक तो पूरा कर सकती। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, बेकार का पति हूँ मैं। ऐसा नहीं है जी, अच्छा बुरा वक्त तो सबका होता है। आज हमारा बुरा है, कल हमारा अच्छा भी हो जाएगा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, लगभग 115 डिग्री तो लग ही रहा है। खांसी भी आ रही है तुम्हें 2-3 दिनों से ना। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और तुम घर के काम करती रहती हो दौड़ दौड़ कर, और बातें तो ऐसी करती हो जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो। यहाँ आओ, बैठो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम आज आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं तुम्हें चलो, मैं तुम्हें कहीं किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चलो। अरे कुछ नहीं, आपने पूछ लिया ना तो अब मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। ये सब तो बुखार उखार तो लगा रहता है। वो अदरक है ना, अदरक किचन में पड़ी हुई है, मैं उसको कोट करना अपने लिए काढ़ा बना लूंगी। काढ़ा पी लूंगी ना, बुखार भी ठीक हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी। अरे तुम क्या बात कर रही हो, काढ़ा पीने से किसी का बुखार ठीक होता है क्या? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले चल रहा हूँ, अब मुझे एक भी बात नहीं सुननी तुम्हारी। अरे नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे बुखार होता रहता है मुझे, सब ठीक है। अरे स्वाति बहू, बेटा मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ हाँ माँ जी, आइए आइए। क्या माँ, आप भी अपने ही घर में आने जाने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत है क्या? आपका घर है, जहां मन करे वहां आओ जाओ। क्या आप ये कमरे में आने से पहले हमें सब पूछ कर आती हो? अरे बेटा, मैं भले ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू इस घर में आराम से रह सके। और ये कमरा मेरे बेटे और मेरी बहू का है। अब तू अकेला तो है नहीं, पहले जब तू अकेला था मैं धड़धड़ाती हुई अंदर चली आती थी, पर अब मेरी बहू भी है। मैं नहीं चाहती कि उसकी प्राइवेसी में कोई खलल पड़े। भले ही मैं उसकी माँ हूँ, पर कुछ चीजें इंसान अपने आप में रखना चाहता है, कुछ चीजें इंसान अपनी माँ से भी नहीं शेयर करता, समझा तू? और फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बाहर खड़ी होकर जरा आवाज ही लगा दूंगी तो? क्या मैं छोटी हो जाऊंगी इससे? मेरा पद तो तब भी सास वाला ही रहेगा ना। और देख बेटा, तेरी जगह अगर मेरी बेटी होती और मेरा दामाद होता, तब भी क्या मैं उसके कमरे में ऐसे ही चली आती? तब भी तो मैं आवाज लगाती ना। तो फिर बेटे और बहू के लिए क्यों नहीं? हाँ माँ जी, आप जो भी करें सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे ऐसे आइए चाहे बुला कर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखर आपका है माँ जी, आपको जो सही लगे आप वो करिए। हाँ, तुम दोनों भी तो मेरे हो। अच्छा हुआ माँ आप आ गई। आप देखो ना, स्वाति को इतना तेज बुखार चढ़ा है। मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं डॉक्टर को दिखा लाता हूँ, लेकिन ये है कि जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। अब आप ही इसे समझाओ माँ, कोई काढ़ा वढ़ा कोई देसी जुगाड़ ढूंढ कर लाई है। कह रही थी कि वही बनाकर पी लूंगी, बुखार उखार सब ठीक हो जाएगा। अब माँ आप ही इसे समझाओ, मैं तो भाई समझा समझा कर थक गया हूँ। बाहर में लोगों को बताता रहता हूँ कि ऐसे ही बिना दवाई के ठीक होने की कोशिश मत किया करो। जो बीमारी ठीक होने वाली रहे उसी में ठीक होने का इंतजार करो। जो बीमारी अगर बढ़ने वाली रहे तो उसमें डॉक्टर की सलाह और दवाइयाँ जरूरी होती हैं। इसको बुखार देखो माँ, आप इसको छू कर देखो माँ, कितनी तेज बुखार चढ़ा है। और कह रही है मैं काढ़ा बनाकर पी लूंगी, खांसी भी ठीक हो जाएगी और बुखार भी। अब मैं तुझे क्या कहूँ, अपनी दवाइयों के लिए बेचारी
ने हाथ तो फैलाया था, पर वहां उसे सिर्फ गालियां खाने को मिली। मैं तुझे क्या कहूँ, तू पहले ही अपने लिए बहुत परेशान है बेटा, इसलिए मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। अरे माँ, खड़ी क्यों है आप? इसे समझाओ ना। मैं कब से कह रहा हूँ। चलो स्वाति, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, चलो। अरे हाँ, मैं समझा दूंगी इसे, तो क्यों चिंता करता है? तो अपना किसी काम से जाने वाला था ना, किसी से मिलना था ना किसी काम के सिलसिले में, तो अपना वहां जा। मैं भी ना वही डॉक्टर के पास ही जा रही थी। क्या है ना, 2-3 दिनों से पाँव में बहुत जाम लगा हुआ है। तेरे बाबूजी ने कहा था आज जाके डॉक्टर को दिखा लो और चलती फिरती रहो भाई, तो इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। तो मैं बहू को भी वैसे ही लेती जाऊंगी, तू अपना काम पर जा। हम सास बहू अपना दिखाकर दवाइयाँ वइयाँ ले आएंगे, जा तू। ठीक है, आप जा रही हैं तब तब ठीक है फिर। स्वाति, डॉक्टर को दिखा आना। अब माँ के साथ दिखाने में कोई आनाकानी मत करना, हाँ। माँ जी, रहने दीजिए ना, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बहू, मैं जानती हूँ कि तू पंकज के साथ दवाई पर क्यों नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ कि वहाँ पर जब डॉक्टर दवाइयाँ लिखेंगे और पंकज दवाइयों को खरीदने जाएगा और उसे पता चलेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे की मजबूरी का एहसास होगा, तो उसे दुख होगा, तो इसीलिए दवाई पर उसके साथ नहीं जाना चाहती ना बहू। तो तुम मेरे साथ चल बेटा। मैं जानती हूँ कि तेरे हालात इस समय खराब है, पर क्या तेरी सास इतनी बेकार हो गई है कि वह तेरी दवाई भी नहीं करवा सकती? तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? माँ जी, मैं जानती हूँ कि अपने दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने में आपने अपना सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास कोई खेत बाड़ी तो वैसे भी नहीं थी, ले देकर ये घर ही बचा है। ऊपर से बाबूजी भी अब कमाते नहीं है, तो ले देकर बड़े भैया जो आपके पैसे देते हैं, आपके पास वही पैसे होते हैं माँ जी। उनमें से भी मैं आपसे अपना खर्चा कैसे मांगू माँ जी, इसीलिए मैं नहीं कह पाई आपसे। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे हालात इस समय बहुत खराब है, पर भगवान पर भरोसा कर। आज नहीं तो कल भगवान तुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, जरूर कोई ना कोई तेरे सहायता को आगे आएगा। चिंता मत कर बेटा, तूने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, मैं जानती हूँ, पर भगवान चाहेंगे ना तो तेरा अच्छा दिन भी आएगा, तो चिंता मत कर। मैं जानती हूँ कि ज्योति तेरे ऊपर बहुत जुर्म करती है, पर मैं चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि तू जानती है ना, मेरे पोता पोती ही माँ है वो, और मेरे अजय की दुल्हन है वो। मैं अपने अजय के परिवार में कोई मतभेद नहीं कर सकती बेटा, इसलिए मैं जानते हुए अपने मुंह पर ताला लगा कर रखती हूँ। जानती मैं सब कुछ हूँ, पर तब भी शांत रखती हूँ खुद को। माँ जी, मैं जानती हूँ मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है माँ जी, सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। शायद मेरे कर्म ही बुरे रहे होंगे जो भगवान आज मुझे इतना बुरा बुरा दिन दिखा रहे हैं। नहीं बेटा, तू बहुत अच्छी है, और देखना एक ना एक दिन भगवान तेरे भाग्य के दरवाजे जरूर खोलेंगे, तो चिंता मत कर। चल चल बेटा, दवाई के लिए चल, वरना डॉक्टर की क्लिनिक बंद हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि तेरी दवाई हो जाए जिससे तू ठीक हो जाए। रहने दीजिए माँ जी। बेटा, तेरी दवाइयों के पैसे अजय खुद देकर गया है, और उसने मुझसे खास कहा है कि माँ बच्ची का दवाई करा देना। चलो, इसलिए बेटा चलो, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़े भाई जैसा है ना, तुम उसकी बात नहीं मानोगी क्या? मेरी बात नहीं मानोगी? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी हूँ। चलो बेटा चलो, आज दिन बुरा है तो तुम्हें इतना कुछ सुनना सहना पड़ रहा है, भगवान ने चाहा ना तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा चलो। अरे मेरी गेंद कहाँ चली जा रही है? अरे मेरी गेंद, अरे मेरी गेंद। अरे राम राम, ये किसकी बच्ची है भगवान, इस तरीके से बीच रोड पे दौड़ रही है? इसके माँ बाप को इससे कुछ पड़ी ही नहीं है क्या? माँ जी, आप ये रहिएगा जरा किनारे होके, मैं जरा उस बच्ची को देखती हूँ, वो बहुत तेजी से आगे जा रही है, मुझे उसे रोकना होगा। अरे बेटा सुनो, अरे रुक जाओ, रोड पर मत जाओ, रुक जाओ। अरे हाँ हाँ बहू, देखना उसे, हे भगवान इस बच्ची की रक्षा करना, कैसे गैर जिम्मेदार माँ बाप है। पकड़ लिया। शैतान बच्ची, इस तरीके से रोड पर दौड़ी जा रही हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कैसे गैर जिम्मेदार माँ बाप है, अपनी बच्ची को इस तरह से रोड पर छोड़ दिया है उन्होंने। कहाँ जा रही थी बेटा? देख रही हो ना सामने कार आ रही है, बस आ रही है, कुछ हो जाता तो। आंटी मेरा हाथ छोड़ो, मेरी गेंद, वो गेंद मेरी, ओहो, वो कार के नीचे आ गई आपकी वजह से, आपने मुझे छोड़ा ही
अरे ओ मैडम, मेरी बेटी को क्यों पकड़ रही हो? बेचारी बच्ची रो रही है और तुम उसे जानबूझकर मेरी बेटी को पकड़ने की, किडनैप करने की कोशिश कर रही हो तुम। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी बच्ची को क्यों किडनैप करूंगी भला? और तुम हो वो गैर जिम्मेदार बाप जिसकी बेटी यूं रोड पर दौड़ रही है। अगर मुझे आने में यहाँ 10 मिनट लगा होता ना तो तुम्हारी बेटी उस बस या कार के नीचे आ जाती। ऐसे गैर जिम्मेदार माँ बाप हो तुम लोग, अपना घूमने फिरने में मस्त रहते हो और अपने बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। अगर मैंने उसे न बचाया होता तो आज उसका एक्सीडेंट हो जाता और तुम मुझे बच्चा चोर कह रहे हो? हाँ, बच्चा चोर दिखाई देती हूँ मैं तुम्हें? मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई, ऊपर से तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। जान बचाई? क्या? अरे हाँ भैया, मेरी बहू सही कह रही है। मैं तो अपनी बहू की दवाई करवाने जा रही थी, इसे बहुत तेज बुखार है। वो तो तुम्हारी बेटी रास्ते में दौड़ते हुए दिखाई दी, वो उस कार के सामने जा रही थी। अगर मेरी बहू ने उसे न बचाया होता तो वाकई में तुम्हारी बच्ची आज उस कार के नीचे आ जाती। तुम वाकई में कैसे इंसान हो, अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती, ऊपर से तुम मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे भैया, हम लोग शरीफ खानदान के लोग हैं, तुम्हारी बच्ची को क्यों किडनैप करेंगे भला? और किडनैप करने के लिए हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा कुछ तो होना चाहिए था। तुम्हारी बच्ची को क्या कंधे पे उठाकर लेकर जाएंगे हम? माँ जी रहने दीजिए, इन्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे गैर जिम्मेदार लोगों को हम क्यों सफाई दें? बड़ा आए हैं बच्चा चोर बताने हमें। अगर तुम्हारी बेटी को ले ही जाना होता ना तब तक हम ले जा चुके होते। तुम्हें ख्याल भी था कि इतनी देर से कहाँ थी? अरे सड़क पर गेंद खेल रही थी, गेंद के पीछे भाग रही थी। यकीन ना हो तो पूछ लो अपनी बेटी से। बेटा, आप सड़क पर क्यों आई? मैंने आपसे कहा था ना कि वहीं पर खड़ी रहो, फिर आप इधर क्यों आई? क्यों आई आप यहाँ पर? पापा, वो मेरी गेंद हाथ से छूटकर इधर चली आई थी, मैं अपनी गेंद के पीछे आई पापा। आई एम सॉरी, मुझे जरा गलत फहमी हो गई थी, मुझे माफ करिएगा। जरूरी नहीं है कि जो इंसान गरीब हो वो चोर उचक्का ही हो। वो इंसान भी हो सकता है, पर आप जैसे अमीर ज़्यादा के लिए ना हर गरीब इंसान चोर और डाकू ही नजर आता है आप जैसे लोगों को। मुझे खैर कुछ आपसे कहना ही नहीं है, बस एक बात कहूंगी कि आपको और आपकी पत्नी को जरा सी भी इस बच्ची की फिक्र नहीं है। इस तरीके से रोड पर बच्ची दौड़ रही थी, इतनी देर से आपको होश नहीं था कि आपकी बेटी कहाँ पर है। आइंदा से कभी घर से निकलने से पहले ध्यान दे लीजिएगा कि आपकी बच्ची कहाँ है। और जब भी आप अपनी बच्ची को लेकर बाहर आए ना, जरा अपने काम और अपनी शॉपिंग को छोड़कर जरा अपनी बेटी पर भी ध्यान दे दीजिएगा। चलिए माँ जी यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना कि यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। मैंने सोचा था अपनी बहू को यही पास वाले डॉक्टर के पास दिखा दूंगी, पर उसकी क्लिनिक ही बंद है और वो पता नहीं कब तक वापस आएंगे। तो मैं सोच रही थी उधर शहर वाले डॉक्टर को दिखा दूं, पर यहाँ कोई सवारी ही नहीं मिल रही है। और जो सवारी मिल भी रही है ना, वो बहुत महंगा बता रहे हैं। इतने में तो हम दवाई कराकर वापस भी आ जाएंगे। अरे माँ, जाने भी दो ना, वो अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते, वो हमें क्या संभालेंगे? चलो आप यहाँ से, हम ऐसे ही चलेंगे पैदल, कुछ पैसे भी बच जाएंगे हमारे। चलो आप। अरे पर बहू। अरे एक्सक्यूज मी मैडम, अभी तो आप मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी कि मैं अपने बच्ची के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जो बाहर निकले उसे अपने साथ वाले का ख्याल रखना चाहिए। अभी आप भी तो अपनी सास के बारे में नहीं सोच रही हैं। अरे इस उम्र में उन्हें पैदल चलाकर ले जा रही हैं। मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा जहां तक आपको जाना है, फिर भी आप है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं आपको समझ नहीं पाया, पर अपनी इस भूल के लिए मैं आपसे माफी तो मांग चुका हूं ना। अभी भी आप मेरी वजह से अपनी सास को इस तरीके से सड़कों पर टहलाती हुई ले जाएंगी? एक बार उनकी उम्र तो देखिए, उनके पाँव में भी तकलीफ हो सकती है। जरा ये भी तो सोचिए, अपने गुरूर में इस तरीके से भी इंसान को नहीं हो जाना चाहिए कि अपने साथ वाले का ख्याल न रखे। अभी तो आपने मुझे बहुत बड़ी बड़ी सलाह दी, तो क्या अपने लिए आपके पास कोई सलाह नहीं है? अपनी सास के लिए आपको कुछ नहीं सोचना? अरे मैडम, मैं आपको रास्ते में खा नहीं जाऊंगा, अपनी कार में सिर्फ लिफ्ट दे रहा हूँ, और वो भी आप अकेली नहीं है, मेरी बेटी है, आपकी सास है। कम से कम आप मेरे साथ कार में तो बैठ ही सकती हैं। चलिए। अरे बेटा, मैं क्या ही दिखाने लाती अपनी बहू को, ले आता तो मेरा बेटा ही दिखाने। पर क्या है ना कि वो काम ढूंढने के सिलसिले में इधर उधर भटकता रहता है। उसे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली ना। जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी 6 महीने पहले ही बंद हो गई है, तब से बेचारे को कोई काम नहीं मिला। इसी काम के सिलसिले में आजकल वो लगा रहता है, वरना तो मेरी बहू को दिखाने वही लेकर आता। अच्छा माँ जी, आपके बेटे ने
कोई कोर्स वोर्स किया हुआ है क्या? क्या क्या पढ़ाई की है आपके बेटे ने? अगर आप बताइए तो मैं उसे अपने ऑफिस में काम दे देता हूँ। क्या है ना माँ जी, मेरे ऑफिस में भी काम है, पर क्या है ना कि कॉस्मेटिक कंपनी है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बेचना और सेल करना यही सब काम रहता है हमारे यहाँ। तो आपके बेटे ने क्या पढ़ाई की है माँ जी? अगर हो सके तो आप उसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। आप लोग जैसे ईमानदार लोग अगर मेरे ऑफिस में काम करेंगे तो मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। अरे माँ, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरीके से किसी अनजान को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अरे बहू, तू चुप हो जा। अब देख, ऐसे ही नहीं, अगर हम लोगों से बात करेंगे तो हमारी समस्याएं कैसे दूर होंगी? देखना, वो अपने ऑफिस में अपने मेरे बेटे को काम देना चाह रहे हैं। हाँ माँ जी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग आपस में कोई बात कर रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो मेरी बहू, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है ना, बस एक बार डॉक्टर को दिखा दो तो ठीक हो जाएगी। हाँ, हाँ बेटा, वो मेरे बेटे ने तो कोई कोर्स नहीं किया था बेटा। उसने ग्रेजुएशन ही किया था, बीए किया था, बीए। उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। फिर उसके दोस्त की एक कंपनी खुली, वो उसमें जूता चप्पल बनाते थे ना, वहीं पर काम करता था। फिर उसके बाद वही कंपनी बंद हो गई। 6 महीना पहले कंपनी चली नहीं, ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा बिका नहीं कहीं, तो कंपनी बंद हो गई। बस वो बेरोजगार हो गया। जानते हो बेटा, मेरी बहू ने एमबीए किया था। हाँ इसके पापा मम्मी बता रहे थे मुझे, इसने एमबीए किया है। ये तो बढ़िया बात है माँ जी। फिर अगर आप कहें तो मैं आपकी बहू को ही अपनी कंपनी में जॉब दे देता हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग वाला काम है, तो एमबीए वाले की तो हमें ज़रूरत है, और पद भी बड़ा है। सैलरी भी लगभग 50 से 60 हज़ार मिलेगी। पर आपके बेटे ने क्योंकि खाली ग्रेजुएशन किया है तो उसे मैं कोई बड़ा काम तो नहीं दे पाऊंगा। अगर आप जैसा समझो, फिर आपके घर से जिसे भी जॉब करनी हो, अगर दोनों को करनी हो तो मैं दोनों को भी काम पे लगवा सकता हूँ। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दोगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है माँ जी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? मैं भी एक मेहनती और ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा हूँ, और आप लोग ईमानदार भी हैं और मेहनती भी। आप लोग बस मन लगाकर आपको बेटा और बहू काम करें, मेरी कंपनी को आगे ले जाएं, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। मौजी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बहू, इसमें सोचना क्या है? तूने ज्यादा पढ़ाई की है तो तुझे ज्यादा बड़े पद पर जॉब मिल रही है, तो तू अपना वो जॉब एक्सेप्ट कर ले। और वो मेरे बेटे को भी तो काम पर दे रहे हैं, अरे उसे भी काम मिल जाएगा। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से कमाना और अच्छे से सैलरी उठाना। अरे बेटा, जिंदगी में सब कुछ पैसा ही होता है, और क्या छोटा क्या बड़ा, इतना नहीं सोचना चाहिए तुझे। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को काम मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम खुशी खुशी ये काम एक्सेप्ट कर लो बेटा। और उन्होंने अपनी कंपनी का एड्रेस भी दिया है, कल जाकर वहाँ पर इंटरव्यू दे आओ, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाए। ओहो, आ गई सास बहू चाट खाकर और शॉपिंग करके आ गई दोनों लोग। दवाई का तो सिर्फ बहाना है, ये घूमना घुमाना और चाट और ये सब खाना है ना, चाट चाउमीन सब खा पी कर और घूम कर शॉपिंग करके आ गई दोनों सास बहू, है ना। घर के काम जाए भाड़ में, किसी को कुछ पड़ी तो है नहीं, कोई फिक्र तो है नहीं किसी को। दीदी, वो मैं बस। चुप करो, कल से तुम्हें कहीं नहीं जाना है। घर के काम जाए भाड़ में। सुबह से मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, कब से बैठे हुए हैं, कोई नाश्ता पानी बनाकर देने वाला नहीं है, और तुम अपना घूमने फिरने में लगी हुई हो। दीदी, लेकिन कल तो वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसे कल इसे फिर से डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने ये जांच की है और कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दवाई मिलेगी इसे। आज दवाई देखो कहाँ दवाई मिली इसे, कल दवाई लेने जाएगी और जाना भी होगा इसे जांच में। और मैं कह रही हूँ ना, इसलिए ही जाएगी। और जहाँ तक सवाल है तेरे बच्चों का, तू भी तो बना कर दे सकती थी ना बहू, एक दिन की ही तो बात थी, क्या हो जाता, कौन सा आसमान टूट पड़ता। हाँ, डॉक्टर के नाम पर खूब आराम करवाओ इसे। मैं तो इस घर में हूँ ही, मेरे ही पति कमाए और मैं ही घर में काम भी करूँ, ये तो बस आराम करने के लिए है और ठूस ठूस कर खाने के लिए है ना। माँ जी, आप भी ना इसका पीछा आजकल कुछ ज्यादा ही लेने लगी है। हाँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानती, बच्चे भूखे बैठे हैं, जाकर उनके लिए जल्दी से कोई नाश्ता बनाओ और उन्हें दो किसी तरीके से। अभी मैंने बाहर से कुछ सामान ऑर्डर किया था, पिज्जा खा लिए हैं वो लोग और तब से भूखे बैठे हैं। अब जल्दी से चलकर कुछ बनाओ, समझ में आई तुम्हारे? इस घर में जो कमाता नहीं उसे कम से कम काम तो करना ही पड़ेगा। बहू, चिंता मत कर, सबसे हर बात बताना जरूरी नहीं होता। कल तेरा इंटरव्यू है तो दे आ, भगवान ने चाहा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने बड़ी बहू को नहीं बताया है, तुझे किसी से भी कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। बस तू
और पंकज, आज अपना आपस में बात कर लो और कल तुम दोनों जाकर अपना इंटरव्यू दे आओ। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम लोग इस दुनिया में लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरो और लोग तुम्हें इसी तरह तरह की बातें सुनाएं। एक बार तुम्हारे पास पैसा हो गया ना तो जिंदगी में जो चाहोगी वो कर सकोगी। समझ में आई ना? चिंता तो यही है माँ जी, मैं पंकज जी से बात कैसे करूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तो दोस्तों, अब देखिएगा जरूर कि कल हमारी इस कहानी में आगे क्या होता है। क्या पंकज और मेरी बहू को नौकरी मिलती है या आगे उनकी जिंदगी में और कितने तूफान आने बाकी हैं? देखिएगा जरूर दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।